हेलो स्टूडेंट्स, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से मैं रवि प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। उम्मीद है आप सभी शासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के सेशन में पिछले दिनों हमने आपसे जड़ के बारे में चर्चा की, रूट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। इसी क्रम में आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है स्टेम। स्टेम पौधे का एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका निर्माण बीज के जर्मिनेशन के बाद प्लूम्यूल से होता है। इसी स्टेम पर ब्रांचेस और लीव्स पाई जाती हैं और ये भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर यानी कि ऊपर की ओर वृद्धि करता है। अब यदि रूट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करें तो रूट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं। नंबर 1, स्टेम इज द असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट। स्टेम जो होता है ये पौधे का आरोही अक्ष होता है। नंबर 2, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल आफ्टर सीड जर्मिनेशन। इसका निर्माण बीज के अंकुरण के बाद प्लूम्यूल से होता है। तीसरा, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी कि यह भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर यानी कि ऊपर की ओर वृद्धि करता है। नंबर 4, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। स्टेम में हमेशा नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। स्टेम जो होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड होता है। नेक्स्ट, बड्स आर प्रेजेंट। स्टेम में कलिकाएं पाई जाती हैं। स्टेम में जो नोड्स होते हैं उनमें पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियों के कक्ष में जो कलिकाएं पाई जाती हैं उनको हम एक्सिलरी बड्स कहते हैं। उनको हम एक्सिलरी बड्स कहते हैं। साथ ही साथ स्टेम के एपिकल पोर्शन में यानी कि इसके शीर्ष भाग में भी एक या एक से अधिक बड्स पाई जा सकती हैं जिनको हम एपिकल बड के नाम से जानते हैं। इसी एपिकल बड्स के द्वारा स्टेम की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, स्टेम के लेटरल साइड से ब्रांचेस और लीव्स निकलती हैं जिनकी ओरिजिन एक्सोजीनस होती है। नेक्स्ट, स्टेम में मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेम सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्टेम एंगुलर हो सकता है या ये फ्लैट हो सकता है। यंग स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन मैच्योर स्टेम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कि मैच्योर स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। इसके बाद अब देखते हैं स्टेम के टाइप्स। तो सामान्यतः स्टेम दो प्रकार के होते हैं जिनमें से एक है एरियल स्टेम और दूसरा है अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम और दूसरा अंडर ग्राउंड स्टेम। वो स्टेम जो भूमि से बाहर होते हैं, जमीन से ऊपर होते हैं, उनको हम एरियल स्टेम कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे तने, ऐसे स्टेम जो भूमि के नीचे यानी मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं उनको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अब शुरू करते हैं एरियल स्टेम। तो जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि एरियल स्टेम जो होते हैं वो हमेशा
भूमि से बाहर होते हैं, यानी कि वायु में होते हैं, इसीलिए इनको एरियल या वायवीय कहा जाता है। तो ये जो एरियल स्टेम है ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक है इरेक्ट स्टेम और दूसरा है वीक स्टेम। इरेक्ट स्टेम वो होते हैं जो अपने दम पर अपनी मजबूती के कारण सीधे खड़े रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आप आम, नीम, पीपल, बरगद इन सब में देखते हैं, तो इनका जो तना होता है वो इरेक्ट स्टेम कहलाता है। इसके बाद वीक स्टेम। इरेक्ट स्टेम के विपरीत ऐसे पौधे जिनका तना इतना मजबूत नहीं होता कि वो अपने दम पर बिना किसी सहारे के सीधे खड़े रह सके, तो इस तरीके के जो स्टेम होते हैं जो बगैर किसी सहारे के सीधे खड़े नहीं रह सकते, उनको हम वीक स्टेम के अंतर्गत रखते हैं। अब शुरू करते हैं इरेक्ट स्टेम। तो जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अभी कि इरेक्ट स्टेम जो होते हैं उनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने दम पर सीधे खड़े रहते हैं। स्टेम में शाखन यानी कि ब्रांचिंग, स्टेम की मजबूती और स्टेम की आकृति या पौधे की आकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के प्लांट ग्रुप्स बनाते हैं, जिनमें एक को कहते हैं हर्ब, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्री। हर्ब जो होता है, हर्ब यानी कि शाख, इनका आकार छोटा होता है, इनमें कास्ट यानी कि वुड की मात्रा कम पाई जाती है, प्रायः ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है। इसके विपरीत जो श्रब्स होते हैं ये थोड़ा सा वुडी होते हैं, इनकी जो हाइट है वो 3 से 10 फीट तक हो सकती है। इनमें एक कोई भी मुख्य तना नहीं होता, जमीन के पास से ही इसमें ब्रांचिंग हो जाती है और बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपका गुड़हल हो गया, ठीक है, या इसी तरीके के दूसरे पौधे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाइए और वो है ट्री। ट्रीज की साइज श्रब्स की तुलना में बड़ी होती है। इनमें एक मुख्य तना एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद इनमें ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर ट्रीज की 3 कैटेगरीज हैं, या इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहला है काउडेक्स। काउडेक्स में ये जो प्रकार है वृक्ष का, इसमें एक तना नीचे से ऊपर तक जाता है, ब्रांचिंग नहीं होती, और इसके टॉप पर ब्रांचेस पाई जाती हैं। एकदम टॉप पे ब्रांचेस होती हैं और वहां पर पत्तियां इत्यादि पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं किसमें, नारियल में या खजूर में। तो इस तरीके का जो ट्री पैटर्न है वो कहलाता है काउडेक्स। दूसरा है एक्सकरेंट। एक्सकरेंट में जो स्टेम होता है वो नीचे की ओर चौड़ा होता है और ऊपर की ओर ये क्रमशः पतला होता चला जाता है। ठीक है। और इसमें ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो कैनोपी को एक कोनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इस तरीके का, ऐसा। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये कहलाता है एक्सकरेंट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाइए, एंड दैट इज डिकरेंट। डिकरेंट में
स्टेम एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर शाखित होता है और इसमें शाखाएं चारों ओर निकलती हैं और इसको एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नीम में, पीपल में, बरगद में, आम में। अब इनके यदि एग्जांपल देखें तो प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं एग्जांपल कोकोनट, इस करंट का एग्जांपल आप देख सकते हैं पाइनस, डी करंट के तो ढेर सारे एग्जांपल हैं जैसे मैंगो, बनियान एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है इरेक्ट स्टेम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीक स्टेम की।